तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब कॉमर्स फॉर क्लास 12। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने कंप्लीट किए थे टॉपिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी का डिफरेंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कवर करेंगे टॉपिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन है जो हम उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि वो एक 10 मिनट का ही टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम डिटेल में एक वीडियो लेकर आएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, किसी चीज़ का बेनिफिट। तो इसमें पहले आता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो, जो भी मैनेजमेंट है उसका सिर्फ एक ही गोल होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल दिया है उसे हम मैनेज कर कर उसे कंप्लीट करें। देखो क्या लिखा है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल में, द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, देखो आगे लिखा है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी गोल है वो गलती से अचीव नहीं करती, उसके लिए उसे मैनेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आगे आते हैं सेकंड पे, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल। इसका मतलब है कॉमन डायरेक्शन, मतलब कि कोई भी अगर मैनेजमेंट में काम करने आता है तो उसका सिर्फ एक ही गोल होता है, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन ने गोल दिया है उसे कंप्लीट करना। उसके बाद आता है नंबर थर्ड पर, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मैनेजमेंट आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट एज पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो, इसका मतलब है कि जो भी बाहर नया कोई भी चेंज आता है बाहर इन्वायरमेंट में तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है, तो जिसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है, ना कि उसके अगेंस्ट चलना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई बाहर नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो हमें टेक्नोलॉजी साथ लेकर चलना होगा, वो टेक्नोलॉजी हमें बाय करनी होगी। तो आगे आता है फोर्थ पे, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब पढ़ाया था ना आपको मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लो। इजी एंड एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ाया गया है। तो देखो, इसका मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्राइस, मतलब कि कम से कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसके बाद आता है फिफ्थ पे, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी समाज के रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। आगे सिक्स्थ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का ये मतलब है कि कोई भी अगर आपके एम्प्लॉय या वर्कर काम कर रहा है तो उसको पर्सनली ट्रीट करना, उसको मोटिवेशन देना, उसको लीडरशिप देना, उसको सैलरी वगैरह देना, वो सब चीज़ें पर्सनल में आती हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर। ये आता है हमारे मैनेजमेंट का नेचर बताता है। इसमें साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। देखो, साइंस में आता है यूज़ ऑफ लॉजिक्स, ऑब्जेक्टिव, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस हमें क्या बताती है, हमें लॉजिक्स वगैरह बताती है कि क्या कॉज हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट का, ये सब हमारा साइंस नेचर में आता है। उसके बाद आता है नेचर आर्ट। आर्ट में देखो क्या आएगा, यूज़ ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में हमें थ्योरेटिकल नॉलेज की इम्पोर्टेंट होती है इन पर्सनल वे, ओके, कि हम उस तरीके को अपने तरफ से कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सब आर्ट में आता है। और आर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन के आप उस तरीके को कैसे समझाते हो वैसा, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी। उसके बाद आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में देखो क्या आता है, स्पेशलाइज्ड नो यूज़ ऑफ
कोड ऑफ कंडीशन। प्रोफेशन में क्या आता है, स्पेशलाइज नो यूज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, restricted entry of profession, एसोसिएशंस। ठीक है, प्रोफेशनल में बताता है कि स्पेशलाइज कैसे होना है, हमें पूरा परफेक्ट कैसे होना है, ये सब। ठीक है, पहले आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो, साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देखो, साइंस है वो एक सिस्टमैटिकल नॉलेज देती है हमें, जो कि हमें फैक्ट्स के बारे में बताती है। देखो, मेन फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलोअर्स। सबसे पहला फीचर है साइंस का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि हमें उस सिस्टम की सिस्टमैटिक कोई नॉलेज भी होनी चाहिए। देखो, इन साइंस organized and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science। देखो, सिस्टमेटिक ऑफ बॉडी नॉलेज में हमें साइंस ऑर्गेनाइज्ड की स्टडी का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जो कि जिससे हम यूज़ कर नॉलेज गेन कर सकें। उसके बाद आता है हमारा बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो तब डेवलप होती है जब हम लगातार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हर एक बार एक्सपेरिमेंट का कोई भी सोल्यूशन सेम नहीं निकलता, जहाँ वो फर्स्ट टाइम ही वो सॉल्व नहीं हो जाता। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड मल्टीपल टाइम्स यूज्ड ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेडिक्टेड। तो देखो, मैनेजमेंट में भी ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको काफ़ी बार ऑब्जर्व किया जाता है। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के पास यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेट एंड validity, that means they given some results in all are not universal, it depend upon the situation, types of people etc। देखो, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है मतलब कि अगर कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो साइंस का, तो चाहे वो आप कनाडा में कर रहे हो, इंग्लैंड में कर रहे हो, बट वो उसका सोल्यूशन जो होगा वो सेम होगा। बट ऐसा मैनेजमेंट में नहीं होता, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी ऑर्गेनाइज ओपन कर रहे हो, कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हो, उसमें अगर आप को क्या पता कैसे कैसे लोग होंगे, वो पीपल के उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, जो आपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को जॉब दी है वो उनका बिहेवियर कैसा है। जैसे कि अगर आप कनाडा में जाओगे तो उनका कहीं कुछ और होगा, तो ऐसे ये सब अलग अलग होता है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which requires creativity and practice to get perfection। आर्ट है जो वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसको क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है परफेक्ट बनने के लिए। उसके बाद आते हैं मेन फीचर्स ऑफ आर्ट। आर्ट के मेन फीचर्स, फर्स्ट है सिस्टम ऑफ बॉडी नॉलेज। इन आर्ट्स सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। सिस्टम बॉडी ऑफ नॉलेज में आर्ट में जो होता है उसमें हमें स्टडी मटेरियल गिवन होता है जिसके लिए हमें थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में होता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल टू अप्लाई दैट नॉलेज। देखो, किसी भी फील्ड में आर्ट्स की उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं होती। हर एक आर्टिस्ट को अपने पर्सनल स्किल भी एक होनी चाहिए कि वो उस तरीके को कैसे समझ रहा है, उसे समझ कर कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये मैटर करता है। उसके बाद है थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। द आर्टिस्ट रिक्वायर्ड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट। देखो, इसमें रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है आर्ट की, ऑफ टू बिकम मोर फाइनल एंड परफेक्ट बनने के लिए। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लॉस देयर परफेक्शन। बिना प्रैक्टिस के कोई भी आर्टिस्ट है वो अपना लॉस कर ही लेता है। जैसे कि मान लो कि आपने अब ये थ्योरेटिकल नॉलेज सब कंप्लीट कर लिया, आप ये थ्योरी रट लोगे, पर जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने बिल्कुल नहीं आएंगे, प्रेजेंटेशन करनी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
इसमें आता है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल क्या काम करता है? हु कंट्रोल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सब ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की भलाई चाहता है, मेंटेनिंग इमेज ऑफ कंपनी की इमेज मेंटेन करता है, मोर फोकस करता है प्लानिंग पर, पॉलिसी मेकिंग करता है, पॉलिसी मार्किंग करता है, अरेंज एवरी थिंग, हर एक थिंग को वो अरेंज करता है, जो टॉप लेवल वाला होता है। उसके बाद आता है मिडल लेवल। मिडल लेवल में डिपार्टमेंट हेड होता है, वो यूनिट हेड, डिवीजन हेड, प्लांट हेड, ब्रांच हेड, रीजन हेड, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी भी वर्कर को एडमिशन लेनी है तो उसमें मिडल वाला हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है लोअर लेवल। लोअर लेवल में होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर, कनेक्ट विद एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ जो कि कनेक्ट होता है, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। उसके बाद आता है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स लोअर लेवल में। उसके बाद सुपरवाइजरी और ऑपरेशन लेवल भी लोअर लेवल में होता है। डायग्राम ऑफ मैनेजमेंट लेवल का देखो, सबसे पहले आते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी का मतलब। अकाउंटेबिलिटी के तो आपको देखो एरो दिख रहा होगा, सुपरवाइजरी लेवल लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक का कोई भी एंसरेबल फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ टास्क, कोई भी टास्क कंप्लीट हुआ, कोई भी कंप्लेंट वगैरह करनी है तो लोअर लेवल वो हायर लेवल तक जाती है। उसके बाद आती है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, जिसके पास पावर होती है कोई भी डिसीजंस लेने की। उसके बाद देखो पहले हमारा आता है टॉप लेवल। टॉप लेवल में देखो कौन कौन से आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रोडक्ट वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ एंड सीओओ, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। देखो उसके बाद हमारे मिडिल लेवल में आता है परचेस मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिवीजन हेड्स, डिपार्टमेंट हेड। रिक्रूटमेंट मतलब होता है एडमिशन करना किसी भी नए पार्टनर की। तो देखो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको इसकी 4 से 5 बार रिवीजन करनी है, उसके बाद ये आपको याद हो जाएंगे, रटना मत, उससे आप भूल जाओगे, देखना। उसके बाद आता है लोअर लेवल, सुपर, जो जिससे हम कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। इसमें आता है सुपरवाइजर आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, फोरमैन आता है, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क होते हैं, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसके नीचे आता है लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें वर्कर्स वगैरह काम करते हैं, वो होता है। देखो जो लोअर लेवल होते हैं ना, उनकी अच्छी बाउंडिंग होती है जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं ना उनके साथ। बात है हमारे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो ये आपको पूछे जा सकते हैं तो इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये केस स्टडी में भी आपको सॉल्व करने में आपकी बेटर हेल्प करेंगे। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव की, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव से डिसाइड करता है। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है फॉर्मुलेटेड प्लान एंड पॉलिसीज को बनाता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो सारी थिंग्स को अरेंज करता है, सभी सोर्सेज को, जैसे कि कोई रॉ मटेरियल हो गया, फाइनेंस हो गया एंड फिक्स एसेट्स हो गए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वेलफेयर की, जो कि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए। और ये कनेक्ट करता है विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड आउटसाइड द वर्ल्ड तक अटैच करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडल लेवल। ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है जो कि सबको चेक करता है, जो भी मिडल लेवल वाले परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट में देखो ट्रांसफ़र प्लान एंड पॉलिसीज़ को ट्रांसफ़र करना फ्रेम्ड बाय जो टॉप लेवल ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको मिडल टू लोअर तक लेकर जाना है। उसके बाद मिडल लेवल का काम होता है इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे कोई भी एम्प्लॉयज़ की एडमिशन करनी है तो ये लोअर लेवल की हेल्प करता है मिडल लेवल एडमिशन करने के लिए, न्यू पार्टनर की किसी भी चीज़ की। मोटिवेटिंग करता है एम्प्लॉयज़ को टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। मिडल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। उसके बाद आता है फंक्शनिंग ऑफ लोअर लेवल, ऑपरेशन लेवल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी इसे कहा जाता है, जिसमें रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको, जो भी वर्कर्स की प्रॉब्लम होती है वो उसको पहले वो मिडल लेवल तक पहुँचाने से पहले खुद सॉल्व कर लेता है। जैसे कि छोटी मोटी वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो खुद सॉल्व कर लेता है। मेंटेनिंग गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस देता है वर्कर्स को। हेल्प्स टू मिडल लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि एडमिशन करने किसी भी नई पार्टनर की, मैंने को बताया ना कि वो मिडल लेवल की हेल्प करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग मॉरल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए
उनको बूस्ट करता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ अटैच होती है लोअर लेवल, एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को मानती है। अब हम चलते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो ये हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको ये प्लानिंग वगैरह ये बस याद रखना है कि कितने फंक्शंस हैं। इन पे डिटेल चैप्टर है। इसके बाद हमारा एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर, उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके बाद हमारा चैप्टर प्लानिंग है। हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स के बाद इन पर चैप्टर्स हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग फिर चैप्टर है, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ऐसे चैप्टर्स हैं ये। तो ये हम तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया जैसे पहले कि कोऑर्डिनेशन जो हमारा टॉपिक है उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डिटेल्ड लेक्चर चाहिए होगा, तो वो ऐसे तो 10 मिनट्स का है, तो उसके लिए आपको डिटेल्स कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी लेके आऊँगी इस चैप्टर के, तो तब हम पूरे अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा मैनेजमेंट वैसे ख़त्म होता है ऑलमोस्ट, बस एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो की अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दें। और हम अपना अकाउंट्स का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो हम अपना अकाउंट्स की जर्नी भी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अकाउंट्स की दूं। तो अब हम कोऑर्डिनेशन की वीडियो में आपके साथ जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।